सर्वप्रथम हमारी तरफ से दूसरे क्रम पर विराजमान मुख्य अतिथि इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी, जनरल मैनेजर एनटीपीसी हैं, जो कि आईआईटी धनबाद जाने माने संस्थान से बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग करके एनटीपीसी में कार्यरत हैं। तकनीकी युग में हम लोग बाहर की दुनिया में तकनीकी ज्ञान को ढूंढ रहे हैं। आपने जिस क्षेत्र में ज्ञान हासिल किया है, पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के सतह में, पृथ्वी के अंदर छिपे हुए रहस्यों की खोजबीन में माहिर और कला के ज्ञानी हैं। इसी क्रम में हमारी तरफ से तीसरे नंबर पर हमारे मुख्य अतिथि श्री सूरज कुमार जी हैं, जो कि रेडियो पर अपनी मधुर आवाज़ों से हम सबों को समय समय पर मोहित, आनंदित और प्रफुल्लित करते रहते हैं। आप आकाशवाणी हजारीबाग में सेवारत हैं। हमारी तरफ से पहले पायदान पर उपस्थित महाविद्यालय के उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी, जिनके बारे में आप लोग पूर्व से अवगत हैं। हमारी तरफ से अंतिम छोर पर महाविद्यालय के उप प्राचार्य जी डॉक्टर प्रमोद प्रसाद जी और हमारे शिक्षक साथीगण और प्यारे प्यारे प्रशिक्षुगण। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले हम आप लोगों से सर लोगों को ताली बजा के स्वागत करने का अनुरोध करते हैं। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाविद्यालय के उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि मुख्य अतिथि गण को साल और बुके भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी। वो हम लोग ने पहले से यही मेंटली प्रिपेयर थे, दो ही लोग जानते थे। अभी कोई बात डायरी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने मूल उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, जिसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपने मुख्य अतिथि को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर अपने विचार। अच्छा, मैं उपाध्यक्ष सर को आमंत्रित करता हूँ। सर यहाँ आए इस प्रसाल में हम लोग उनका स्वागत करते हैं और बहुत हर्ष की बात है कि इंजीनियरिंग फील्ड के
व्यक्ति होते हुए भी वो आज़ादी के बारे में अपनी बात रखने के लिए यहाँ आए। सर से मैं परिचित नहीं था, सूरज जी से पता चला कि सर बहुत अच्छा बोलते हैं और इन सब कार्यक्रम में वो पार्टिसिपेट होना पसंद करते हैं। इसके बाद उपाचार्य महोदय उनसे आग्रह किए और सर समय दिए और आने के लिए तैयार हुए और आ गए आज। यह बहुत ही हर्ष का विषय है। ये जो अमृत महोत्सव है, मैं सर को बताना चाहूँगा कि भारत की जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, चुनावी हार जीत, बिना चुनाव के तो लोकतंत्र रहता ही नहीं है। कहने का है कि चीन में लोकतंत्र है, जहाँ चुनाव होती है वहीं लोकतंत्र होती है। लेकिन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में इस तरह हिंसात्मक और घृणा का माहौल हो गया है कि हम लोग बराबर देखते थे कई सालों से कि जब भी चुनाव आते हैं तो नेहरू जी का जन्म वेश्यालय में हुआ, वो हिंदू ने, वो मुस्लिम थे, तो सुभाष की हत्या नेहरू जी करा दिए, तो गांधी जी चाहते तो देश विभाजन नहीं होता, वो मुस्लिम परस्त थे, वो 55 करोड़ क्यों देने कहते थे, तरह तरह की बात। उनकी चरखा से आज़ादी नहीं मिली, भगत सिंह की शहादत से मिली। तो इन सारे प्रश्नों को लेकर राजनीतिक लोग अपने वोटर को ध्रुवीकरण करते थे। लेकिन हमारे युवा पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो भी इसे सही मानने लगे। तो मन में लगता था कि कभी न कभी इस प्रकार के जो भ्रम है इसको दूर होना चाहिए। हमारे महापुरुष आलोचना से परे नहीं है, वो ईश्वर भी नहीं है। और हिंदू धर्म से मैं आता हूँ, हिंदू धर्म में तो भगवान राम को भी अच्छे पति नहीं माना जाता है, हम लोग आलोचना करते हैं। श्री कृष्ण को हम लोग माखन चोर कहते हैं। इससे पता चलता है कि आलोचना से वे भी परे नहीं थे जो ईश्वर थे। तो कोई महापुरुष कैसे परे रहेंगे? लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग जो है से अपने पूर्वजों का, जिनकी शहादत से, जिनके प्रयास से आज हम लोग खुली आसमान में श्वास लेते हैं, उनको गाली देते हैं। आलोचना एक गलत चीज है, गाली एक गलत चीज है। लेकिन जब हमारी सरकार, केंद्र की सरकार अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय ली 2022 में, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और हम लोगों ने इसका अनुपालन करते हुए 26 जनवरी 1922 से 15 अगस्त 1922 तक एक लेक्चर शुरू किया कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग आए और आजादी के बारे में वो अपना पक्ष रखें। यह नहीं कि रोज आए गांधी जी के बारे में बोले, बाबा साहेब के बारे में बोले, भगत सिंह के बारे में भी बोले। आजादी के बहुत से आयाम हैं, उसके आर्थिक पक्ष भी हैं, सामाजिक पक्ष भी हैं, धार्मिक पक्ष भी हैं। अलग अलग रास्ता से लोग लड़ रहे थे, उन सारे पर अपनी बात रखेंगे। तो इस प्रसार में जो बैठे हैं कम से कम 3 राज्यों के विद्यार्थी, झारखंड, बिहार और कुछ पश्चिम बंगाल के, तो उनके मनस्मृति में जो भ्रम की स्थिति है वो दूर होगी और वो जहां भी शिक्षक बन के जाएंगे तो अपने बच्चों को, छात्राओं को सही शिक्षा परोस पाएंगे। इसीलिए हम लोग यह लेक्चर सीरीज शुरू किए और आज सर आए हैं, सर अपनी बात रखेंगे और आप लोग उनसे लाभान्वित होंगे। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग सभी शांतिपूर्वक सर की बातों को सुनेंगे। अभी अभी हमको बता रहे थे उपाचार्य महोदय की सर 2 दिन पहले व्याख्याता संत कलमा महाविद्यालय के आने वाले थे और सहमति देने के बाद अंत समय में 5 मिनट पहले बोले कि नहीं हम नहीं आएंगे, हम फिलोसफी वाले क्या बोलेंगे, ये हिस्ट्री वाले बुला दिए। इसी तरह 4-5 दिन पहले एक व्याख्याता सहमति दी और बोले कि मैं कैसे आऊंगा, कि मैं तो इकोनॉमिक्स का हूं, हिस्ट्री वाले बुला दीजिए। कहां से भारत कहां पहुंच गया कि एक कम उम्र का बच्चा भी शहादत देता था, एक किसान भी किसानी छोड़कर देश के लिए मर मिटा, लाखों लोग जेल में सड़ गए, फांसी पर चढ़ गए। लेकिन आज हमारे शिक्षक बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स वाले कैसे आजादी की बात करेंगे। यह देश दुनिया का पहला देश है जहां सबसे पहले आर्थिक राष्ट्रवाद जन्म लिया। आर.सी. दत्त 3 वॉल्यूम में किताब लिखे
दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखे और उन्होंने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत यहाँ शासन करने के लिए नहीं आई है, वो उपनिवेश बनाई है यहाँ की अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था के समृद्धि में करने के लिए। वो बताया कि कैसे सोने की चिड़िया गरीब हो गई, कैसे भारत सचिव लंदन में बैठते हैं उनकी तनख्वाह भारत देती है, कैसे भारतीय सिपाहियों का इस्तेमाल अफ्रीका और अमेरिका में लड़ने के लिए भेजा जाता है और वेतन भारत सरकार दे रही है। यहाँ जो कार्यरत सिपाही है, अधिकारी है, उसका वेतन, और वह भी वेतन कैसा, दुनिया में अन्य जगहों से बहुत ज्यादा। और इस प्रकार भारत गरीब हो गया। भारत में कृत्रिम अकाल हुए थे, प्राकृतिक नहीं, लाखों लोग मर गए। और जब ऐसा हुआ तो भारत के जनमानस जो है से आंदोलित हुए, उनमें राष्ट्रवाद पनपा। इसीलिए जब बंगाल विभाजन हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बंगाली जैसे उस समय जो नेता थे, वे लाठी डंडा नहीं लड़े। वे क्या कहे, स्वदेशी, कि अपने हक सामान खरीदो और अंग्रेजों के सामान का विरोध करो। यह इतना प्रचंड रूप से मैंने लोगों को प्रभावित किया कि ठाकुर कहेंगे तुम्हारा बाल नहीं कटाएंगे क्योंकि तुम भारतीय हो लेकिन अंग्रेज जैसा बाल रखे हो। धोबी समाज बोले नहीं तुम्हारा मैं कपड़ा नहीं धोऊंगा क्योंकि अंग्रेज फैक्ट्री का कपड़ा है। लड़कियां कहीं आपसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि आप अंग्रेज प्रस्त। इस प्रकार व्यापार बहुत गिर गया अंग्रेजों का। और बंगाल विभाजन जो राजनीतिक प्रश्न था उसको आर्थिक रूप से जवाब दिया गया और विभाजन रद्द करना पड़ा करजन द्वारा किया गया विभाजन। लेकिन राष्ट्रवाद के डर से दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर दिया गया कलकत्ता से। जब गांधी जी आते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करते हैं तो तीनों आंदोलन में उनका असहयोग है, बहिष्कार है, वो कहां से सीखे थे? वो उसी आर्थिक राष्ट्रवाद के उपज थे। तो अगर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर आकर यह बताएंगे तो जरूर आपका विवेक खुलेगा। उसी प्रकार फिलोसफी, समाज, हर क्षेत्र का योगदान रहा है। आजादी कोई इतिहास का नहीं सब्जेक्ट है। तो सर को हम लोग सुनने के लिए आए हैं। मैं 5-7 मिनट समय बर्बाद किया है ना, उसके लिए सॉरी सर। आए धन्यवाद। हाँ जी,